guys and welcome back to my channel सिर्फ IAS। तो यहाँ पे विजन आई करंट अफेयर्स जो कि जनवरी 2021 के हैं उसे कंटिन्यू करते हुए हम न्यूज एंड शॉर्ट का जो टॉपिक था उसका पार्ट 3 इस वीडियो में प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। अब इसके अंदर हम पहला टॉपिक देखेंगे, कहता है भाई नेशनल बेसलाइन जियो साइंस डेटा जनरेशन प्रोग्राम्स जो कि 2020 से 2024 तक चलेंगे और इसे लॉन्च करा गया है जीएसआई मतलब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। अब देखिए इनके हिसाब से क्या है कि भाई फटाफट से हम जो एक्सप्लोर करें अपने अर्थ को, उसकी एक्टिविटीज को, तो इसके लिए यहाँ पे जीएसआई ने क्या करा है, शुरुआत करी है और कहा है कि भाई हम कुछ यहाँ पे नेशनल लेवल के सर्वे करेंगे जो कि 2024 तक हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ऐसी सारे सर्वेस को समझते हैं, गौर से समझिएगा। पहला सर्वे रहेगा इनका नेशनल जियोकेमिकल मैपिंग। ठीक है, नेशनल जियोकेमिकल मैपिंग ये एक ऑल इंडिया प्रोग्राम है जिसमें पूरा ही जो हमारे कंट्री का सरफेस है उसे हम कवर करेंगे बाय जियोकेमिकल सैंपलिंग। तो इसका यूज क्या होगा? यूज ये होगा कि हम मैनेज और डेवलप कर सकते हैं हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को, साथ ही साथ इन्वायरमेंटल, एग्रीकल्चर, ह्यूमन हेल्थ या और दूसरे कंसर्न्स के लिए भी यहाँ इसकी एप्लीकेशन होगी। साथ ही साथ जो हमारे मिनरल्स हैं, जो छुपे हुए मिनरल्स हैं, हिडन मिनरल्स हैं, उसको भी ढूंढ निकालेगा। फिर दूसरा आता है नेशनल जियोफिजिकल मैपिंग जनरेट्स बेसिक एंड डिराइव्ड मैप्स ऑफ बॉर्डर, मतलब ये आपका जो ग्रेविटी वाला सीन है। ठीक है, तो ये इसके अंदर आ जाएगा। एनोमली एंड इंटरनेशनल जियोमैग्नेटिक रेफरेंस फील्ड कलेक्टेड मैग्नेटिक टोटल फील्ड मैप्स ऑफ द कंट्री बाय कंडक्टिंग ग्राउंड ग्रेविटी एंड मैग्नेटिक सर्वेस। तो इन्होंने क्या करा है, यहाँ पे इन्होंने हमारा भाई जो मैग्नेटिक टोटल जो फील्ड्स हैं हमारे कंट्री के अंदर, तो भाई हमें पता, इन्होंने करेक्ट डेटा हमें दिया है। और कैसे दिया है भाई, इन्हें हमें यहाँ पे ग्रेविटी सर्वे करेंगे और साथ ही साथ मैग्नेटिक सर्वे करेंगे। तो इससे हमें क्या होगा, हमें मेन करेक्ट डेटा मिल जाएगा। जैसे भाई यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे मान लो कोल है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक्सप्लोर करने में काफी इजी है ना। अब सपोज करिए आप यहाँ पे कोल को ढूंढ रहे हो तो आप अननेसेसरी पैसा भी वेस्ट कर रहे हो, अपनी टाइम भी वेस्ट कर रहे हो, एनर्जी भी वेस्ट कर रहे हो। लेकिन अगर आपको पता होगा कहाँ पे कोल है, आपको मैपिंग पता होगी कि इस जगह पे आपको कोल मिलेगा, तो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। फिर तीसरा जो प्रोग्राम है वो है नेशनल एरो जियोफिजिकल मैपिंग प्रोग्राम टू डिलेट and conceal deep seated structure litho units capable of hosting mineralization। अब देखिए यहाँ पे ये जो प्रोग्राम है जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में NAGMP बोलेंगे, नेशनल एरो जियोफिजिकल मैपिंग प्रोग्राम, ये क्या करेगा, एक बाउंड्री सेट कर देगा। ठीक है, देखिए जहाँ पे भी अगर भाई जो अभी एग्जिस्टिंग मिनरलाइज जोन है जहाँ पे मिनरल्स वगैरह हैं उससे बाउंड्री सेट कर देगा। और यहाँ पे क्या करेगा, जो भी शैलो क्रस्टर आर्किटेक्चर है, जो मतलब जहाँ ऊपर ऊपर जहाँ पे भी आपका जो क्रस्ट वाला एरिया है, ठीक है, उन सबको यहाँ पे जो है अंडरस्टेट करेगा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिनरल अकर्नेस, कि वहां पे जो है मिनरल है कि नहीं, ये सब समझेगा। अब देखिए जीएसआई ने यहाँ पे साथ में इनिशिएट किया है अपनी फ्लैगशिप इनिशिएटिव नेशनल जियो साइंस डेटा रिपोजिटरी का। ठीक है, और इसका एम है कि यहाँ पे इंटीग्रेट करता है जो भी डेटा कलेक्ट करा जाता है जीएसआई के द्वारा, मतलब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, और ऐसी ही जो सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा। और यहाँ पे एक रिपोजिटरी, मतलब सारा डेटा अपने पास रखता है डिजिटल मीडियम में। ठीक है, जिसको जरूरत पड़े तो आप डिजिटली यहाँ पे डेटा एक्सेस कर सकते हो। क्लियर है? अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई के बारे में जानते हैं। तो भाई ये एक अटैच्ड ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का। ठीक है, इसको सेटअप किया गया था बच्चों 1851 में, मतलब आजाद होने से पहले। और पहले तो इसका काम ये था कि कोल डिपॉजिट्स कहाँ कहाँ हैं, तो रेलवेज के लिए ये कोल डिपॉजिट जो है फाइंड करता था। लेकिन वक्त के साथ साथ इसे यहाँ पे स्टेटस मिल गया जियो साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन का, हमारे ऑफ इंटरनेशनल रिप्यूट। अब इसका मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन रिलेट करता है टू क्रिएशन एंड अपग्रेडेशन ऑफ नेशनल जियो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड मिनरल रिसोर्स असेसमेंट ये करता है। हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर इसका दीदी के शहर कोलकाता में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट बोलता है भाई नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC ने रिकमेंड करा है टू इरेडिकेट मैनुअल स्कैवेंजिंग। इन्होंने कहा है भैया मैनुअल स्कैवेंजिंग जो है वो एकदम हमें खत्म करनी है। बात क्या है, देखिए मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या होती है भाई, देखिए आपने देखा होगा कि जो भी मेन होल्स वगैरह होते हैं उसमें लोग उतर के उसको साफ करते हैं, तो गलत है। राइट टू इक्वालिटी के भी अगेंस्ट है ये, है ना। तो भाई आप इस चीज को खत्म करो, इसलिए ये बात नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने यहाँ पे रिकमेंड किया है। जानते हैं बात कुछ और, देखिए
taking cognizance of false claims of zero manual scavenging made by many states, NHRC has made following recommendations to the center to eradicate manual scavenging. देखिए बहुत सारी स्टेट्स ने ऐसा बोला है कि हाँ हमारे यहाँ से मैनुअल स्कैवेंजिंग खत्म हो गई है, ठीक है, अब हमारे यहाँ नहीं होती ये वो। तो ये बात इन्होंने समझी, उन्होंने जाना कि सब गलत झूठी की बात कह रहे हैं, और इसके चलते इन्होंने सेंटर को बोला कि भैया देखो यहाँ पे मैनुअल स्कैवेंजिंग को खत्म करिए, ठीक है। पहली बात तो एक्सपैंड डेफिनेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग, इन्होंने कहा कि भैया देखो सबसे पहले तो आप जो मैनुअल स्कैवेंजिंग की डेफिनेशन है उसे थोड़ा और समझने लायक, उसे थोड़ा और एक्सपैंड करिए। टू कवर अदर टाइप्स ऑफ हजार्डियस क्लीनिंग और इनैक्टमेंट ऑफ अ न्यू लॉ फॉर हजार्डियस क्लीनिंग, कि मतलब इसमें मैनुअल स्कैवेंजिंग में और भी तरह की जो है गंदा संदा ऐसा खतरनाक चीजों को क्लीन करने की जो है काम आता है वो भी इसमें इंक्लूड करिए, और उसके साथ यहाँ पे एक नया लॉ लेकर आइए हजार्डियस क्लीनिंग के लिए, ठीक है। कोई ऐसी सफाई अगर एक इंसान कर रहा है जो बहुत ही ज्यादा उसकी हेल्थ को, उसकी जान पे खतरा है। तो दूसरी बात कि अगर भाई देखिए यहाँ पे जो भी बच्चे वगैरह मैनुअल स्कैवेंजर्स के हैं, मान लीजिए कोई ऐसा काम करता है तो उसे मैनुअल स्कैवेंजर बोलेंगे। अब उसके जो बच्चे हैं अगर उनके साथ देखिए भेदभाव होता है, या फिर जो विमेन मैनुअल स्कैवेंजर्स होती हैं उनके साथ भी काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो इसके अगेंस्ट आप एक काम करो, एक पीनल एक्शन करो कि भैया अगर आप ऐसा करोगे तो आपके ऊपर यहाँ पे सजा जो है आपको कोई ना कोई जुर्माना देना पड़ेगा। तीसरा इन्होंने कहा कि रिहैबिलिटेशन प्रोसेस को लिंक कर दो उन स्कीम्स के साथ में जिसके अंदर जो है वो इमीडिएटली स्टार्ट करेगी, लाइक मनरेगा वगैरह। देखिए नरेगा वगैरह जो है आप क्या करो, देखो जब भाई मैनुअल स्कैवेंजिंग करेंगे नहीं वो तो क्या करेंगे, तो जो रिहैबिलिटेशन है मतलब एक जगह से इनको रीसेटल जो करा जाएगा, इस प्रोसेस को आप लिंक कर दो स्कीम्स के साथ में जिसके अंदर ये इमीडिएटली पैसे कमाना शुरू करते हैं। तो जैसे कि भैया आपकी नरेगा वगैरह की स्कीम हो गई, इनके साथ में आप कर दो, तो इससे क्या होगा वो ये काम हटेंगे तो इस काम के बदले इस काम को करने लगेंगे, ठीक है। उसके बाद वन टाइम कैश असिस्टेंस जो कि रिहैबिलिटेशन के लिए होगी, है ना, इसे यहाँ पे 40,000 से बढ़ा के आप 1 लाख रुपीस कर दीजिए और इसे डायरेक्टली पे करा जाना चाहिए। साथ में आप स्पेसिफाई करिए नेशनलाइज बैंक को हर एक स्टेट के कि आप लोन्स वगैरह जो है और ज्यादा दो मैनुअल स्कैवेंजर को, और जो है ताकि भाई इससे क्या होगा ये अपनी बिजनेस वगैरह कर सकेंगे, तो ये काम को ये छोड़ देंगे। उसके बाद आप फैसिलिटेट शिफ्ट टू यूज टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग वर्कर्स इन ऑपरेटिंग टेक्नोलॉजी। आप देखिए यहाँ पे क्या करो भाई अपना शिफ्ट टेक्नोलॉजी की तरफ थोड़ा करो, ट्रेन करो वर्कर्स को इस नई टेक्नोलॉजी के लेके, और अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे तय करो कुछ अथॉरिटीज की कि अगर मान लीजिए आप उल्टा सीधे नंबर बताते हैं मैनुअल स्कैवेंजर के तो समझ लो भैया आपकी जवाबदेही तय होगी और फिर आपको जो है वो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी बाद में, तो इससे वो लोग झूठ वगैरह नहीं बोलेंगे। क्लियर हो गई इतनी बात। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक कहता है अग्रीमेंट फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट टू स्टार्स प्रोजेक्ट। क्या है ये अग्रीमेंट साइन करा गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा विद डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के साथ में और वर्ल्ड बैंक के साथ में, ठीक है, ये अग्रीमेंट साइन करा गया है। तो काम क्या है भैया देखो, टीचर लर्निंग को मजबूत बनाना और रिजल्ट जो है स्टेट्स के लिए, मतलब इसका पहले मैं आपको बताती हूँ स्टार्स का फुल फॉर्म क्या है। स्टार का फुल फॉर्म होता है स्ट्रेंथनिंग टीचर लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स, ये प्रोजेक्ट है, ठीक है, इसका स्टार्ट का फुल फॉर्म है। ये यहाँ पे इंप्लीमेंट करा जाएगा एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तौर पे, ठीक है, मतलब सेंट्रल इसमें कुछ पैसा देगी। इसके अंदर 6 स्टेट्स को कवर किया जाएगा बच्चों। एक होगी हिमाचल प्रदेश, दूसरी है राजस्थान, तीसरी है महाराष्ट्र, चौथी है मध्य प्रदेश और आखिरी में आती है केरला, फिर आती है उड़ीसा, ठीक है। तो ये 6 स्टेट्स के अंदर है। प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो है उसे वर्ल्ड बैंक शेयर करेगा, साथ में जो भी स्टेट पार्टिसिपेट कर रही होगी इन 6 में से वो जो है शेयर करेगी। उसके साथ वर्ल्ड बैंक सपोर्ट करे, जो वर्ल्ड बैंक का सपोर्ट है वो एक रिजल्ट ये फॉर्म में है ऑफ अ रिजल्ट बेस्ड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड प्रोग्राम फॉर रिजल्ट, ठीक है। ये जो वर्ल्ड बैंक का सपोर्ट है कि ये फॉर्म इज इन द फॉर्म ऑफ अ रिजल्ट बेस्ड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड प्रोग्राम फॉर रिजल्ट, ठीक है। प्रोग्राम फॉर रिजल्ट के जो है फॉर्म में ये वर्ल्ड बैंक इसको सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद रिफॉर्म जो होंगे स्टेट लेवल पे, ठीक है, ये इंश्योर कराए जाएंगे थ्रू अ सेट ऑफ डिसबर्समेंट लिंक इंडिकेटर्स एंड अ स्टेट इंसेंटिव ग्रांट टू मीट डिजायर्ड प्रोजेक्ट आउटकम्स, ठीक है। रिफॉर्म्स वगैरह जो भी स्टेट लेवल पे करे जाएंगे वो इस तरह के हो कि भैया उनके मतलब एक सेट ऑफ डिसबर्समेंट लिंक्ड इंडिकेटर्स हो, साथ ही साथ स्टेट इंसेंटिव ग्रांट हो, ताकि जो भी हमें यहाँ पे प्रोजेक्ट जो हमें अपना उद्देश्य पूरा करना है उसके लिए हमारे पास पैसा भी अवेलेबल हो।
अब देखिए जो ये प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे इसके दो मेजर कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट है कि हमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नेशनल डेटा सिस्टम को यहाँ पे मजबूत बनाना है, ताकि हमारे पास डेटा हो, डेटा ऑन रिटेंशन, ट्रांजिशन एंड कंप्लीशन रेट ऑफ स्टूडेंट्स, हमें सब कुछ पता हो इसके बारे में। दूसरी बात, स्ट्रेंथनिंग ऑफ लर्निंग असेसमेंट, ठीक है, ये तो हम आपको बता रहे दो मेजर कंपोनेंट्स जो है ना इसके, ठीक है, दो मेजर कंपोनेंट्स के बारे में बता रहे हैं। अब देखिए ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए कंफ्यूज हो जाए आप, देखिए इस प्रोजेक्ट के दो मेजर कंपोनेंट्स हैं। एक तो आता है जो कि आपका नेशनल लेवल पे है, ठीक है, एक आपका नेशनल लेवल पे हो गया और एक आपका स्टेट लेवल पे हो गया, ठीक है। अब जो नेशनल लेवल पे है उसमें क्या होगा अभी बताती हूँ मैं, और स्टेट लेवल पे हो तो उसमें क्या होगा वो बताती हूँ। तो नेशनल लेवल पे जो सबसे पहला है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को आप मजबूत बनाइए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नेशनल डेटा सिस्टम को आप मजबूत बनाइए, जिससे इनके पास डेटा भी हो, ट्रांजिशन कंप्लीशन रेट जो भी स्टूडेंट्स का है उसका डेटा प्रॉपर मजबूत हो। दूसरा इसके अंदर आता है कि स्ट्रेंथनिंग ऑफ लर्निंग असेसमेंट सिस्टम, ठीक है, और तीसरा इसके अंदर आता है इस्टेब्लिशिंग अ नेशनल असेसमेंट सेंटर, ठीक है, परख नाम से जो है ना, तो भाई इसमें क्या होगा कि एस्टैब्लिश करिए एक नेशनल असेसमेंट सेंटर को, ताकि कॉन्टिन्यूअसली ट्रैकिंग हो सके लर्निंग और डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग की, जिससे भाई एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स आ सके। उसके बाद स्टेट लेवल पे देखिए, स्टेट लेवल पे क्या मजबूत बनाने की बात की जा रही है कि भैया देखो यहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन और फाउंडेशन लर्निंग हो, उसके साथ यहाँ पे क्लासरूम इंस्ट्रक्शन और वोकेशनल एजुकेशन हो, साथ में इसके जो है गवर्नेंस एंड डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट हो, है ना, ताकि भैया सर्विस डिलीवरी अच्छे से हो सके। तो ये पूरी बात इसके अंदर हमने कर ली। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं भाई, सब टॉपिक है लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया, लासी, ठीक है। यहाँ देखिए ये वेव 1 इंडिया रिपोर्ट, भाई ये है क्या समझते हैं। देखिए लासी जो है ये एक फुल स्टेट नेशनल सर्वे है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड सोशल डिटर्मिनेंट्स की और कॉन्सिक्वेंसेस की, जो कि पॉपुलेशन एजिंग है इंडिया के अंदर। अब देखिए इसे रिलीज कौन करता है, रिलीज करने वाला है इसकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अब इस रिपोर्ट ने क्या पाया है समझे, इसे समझ जाएंगे आप, अक्सर में इसमें है क्या। तो भाई की फाइंडिंग्स में पहला है कि ग्रोइंग एट अराउंड 3% एनुअली, हर साल 3% बढ़ते हुए जो नंबर ऑफ एडल्टली पीपल है, मतलब जिनकी एज 60 साल या 60 साल से ऊपर है, ये क्या होगा, विल राइज टू 319 मिलियन इन 2050, मतलब ये 319 मिलियन हो जाएंगे 2050 में। अभी 2011 के सेंसस के हिसाब से ये लोग कितने थे, 103 मिलियन थे, लेकिन अगर हम 2050 में देखेंगे तो 309 मिलियन हो जाएंगे। उसके बाद दूसरी बात इस रिपोर्ट ने देखी है, करीब 2 में से 1 एडल्टली जो है ये कुछ क्रॉनिक डिजीज से सफर कर रहा है, और इसमें 27% जो एडल्टली हैं इनको मल्टी मॉर्बिडिटीज है, करीब 40% जो है इनमें डिसेबिलिटी है, और करीब 20% जो है इनमें मेंटल हेल्थ का इशू देखने को मिला है। अब जो लोग 45 साल से ऊपर हैं, 45 ईयर से जो ऊपर लोग हैं इंडिया के अंदर, इनका एवरेज पर कैपिटा इनकम जो है वो 44,901 देखने को मिली है, और इसमें इनमें से भी जो हर तीसरा इंसान है उसको हाइपरटेंशन है और कार्डियोवास्कुलर डिजीज है। ये बात तो आप अपने आसपास भी देख रहे होंगे। अच्छा, उसके बाद 78% जो अडल्टली हैं वो ना ही इनको पेंशन मिल रही है और ना ही ऐसा है कि इनको ये मिलेगी, तो बिल्कुल सही डेटा निकाला है। अब तो भाई ये तो बिल्कुल आसपास अगर आपने देखा होगा तो लोगों से मिले होंगे तो आपको दुख समझ में आ रहा होगा। खैर, फिर फाइंडिंग्स जो कि रिपोर्ट की हैं ये किसमें मदद करेंगी, ये मदद करेंगी कि भाई एक नेशनल और स्टेट लेवल प्रोग्राम और पॉलिसीज अच्छी फ्रेम करने में मदद करेंगी, जो कि ऐसे एडल्टली पॉपुलेशन के लिए होगी। उसके बाद जो भी हमारा मकसद है ना, कि हम यहाँ पे हेल्थ एजिंग, एम्स ऑफ डिकेड ऑफ हेल्थ एजिंग इंडोर्स्ड बाय वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, ठीक है, जो भी इसके एम है इसे एड्रेस करने में मदद करेगी। ये एक साथ गवर्नमेंट को, सिविल सोसाइटीज को, इंटरनेशनल एजेंसीज को लाएगा, साथ में प्राइवेट सेक्टर वगैरह भी होंगे। ये 10 सालों के लिए एक साथ मिलकर काम करेंगे, ताकि जो भी जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी जिंदगी को और संवारा जा सके, उनकी फैमिलीज को और संवारा जा सके, और उस कम्युनिटी जिसमें वो रहते हैं उसे भी संवारा जा सके। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट टॉपिक कहता है FAO's फूड प्राइस इंडेक्स। तो देखिए यहाँ पे FPI ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम लोग कहते हैं भैया FAO का फुल फॉर्म क्या होता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके हिसाब से क्या है कि वर्ल्ड फूड प्राइसेस जो है वो बढ़े हैं फॉर द 7th कॉन्सिक्यूटिव मंथ इन दिसंबर में सातवां महीना था जब लगातार पूरे वर्ल्ड के फूड प्राइसेस बढ़ रहे थे। अब FPI क्या होता है, FPI एक मेजर है ना, कि हर महीने कितना जो है चेंज होता है प्राइसेस में इंटरनेशनल
इंटरनेशनली जो भी हम जो है फूड वगैरह की कमोडिटीज वगैरह होती हैं, तो इंटरनेशनली फूड कमोडिटीज में हर महीने कितना चेंज होता है प्राइजेस में, ये मेजर करता है। इसमें आपका फूड में क्या आ जाता है, सीरियल्स आ जाते हैं, ऑयल सीड्स आ जाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं, मीट और शुगर आ जाता है, ठीक है, मतलब बेसिक नेसेसिटी जो गुड्स होते हैं। उसके बाद फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, जो यहाँ पे इंटरनेशनल एफर्ट्स लेती है भुखमरी को खत्म करने में, मतलब यहाँ पे हंगर को खत्म करने में। अब देखिए इसने यहाँ पे जो है इसके अंदर 180 मेंबर कंट्रीज है, जिसमें हमारा इंडिया भी है, और इसे गवर्न करा जाता है बाय बाइनियल FAO कॉन्फ्रेंस, जिसमें हर एक मेंबर कंट्री और यूरोपियन यूनियन जो है उसे जो है रिप्रेजेंटेशन मिलता है। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। कहता है भाई डार्क मैटर नॉट सुपर हैवी और सुपर लाइट। तो हुआ क्या है कि साइंटिस्ट ने यहाँ पे नैरो डाउन करा है रेंज मासेस का विद इन विच पर्टिकुलर्स दैट कुड मेक अप डार्क मैटर मे लाई यूजिंग क्वांटम ग्रेविटी। तो हुआ क्या है कि साइंटिस्ट ने यहाँ पे कहा है कि जो देखिए यहाँ पे एक रेंज होती है, ठीक है, तो ये रेंज को यहाँ पे कम किया है, जिसके अंदर जो है इस रेंज के अंदर क्या होता है ना कि जो है मान लीजिए एक रेंज तय करी गई है, क्लियर है। अब इसके अंदर यहाँ पे जो पार्टिकल्स आ रहे हैं जो डार्क मैटर बना सकते हैं, तो ये रेंज जो थी इस रेंज को कम कर दिया गया है। मान लीजिए एग्जांपल 1 से 100 थी, तो भैया इसको यहाँ पे 1 से 50 कर दिया गया है, कि मतलब इसके बीच में जो आएंगे अब वो डार्क मैटर बना सकते हैं। अब इसमें किस चीज का यूज करा गया है, क्वांटम ग्रेविटी का यूज करा गया है। अब आप कहेंगे मैम क्वांटम ग्रेविटी क्या होती है? देखिए क्वांटम ग्रेविटी एक कॉम्बिनेशन है आइंस्टाइन के कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम फिजिक्स का और साथ ही साथ जनरल रिलेटिविटी का, और ये अटेम्प्ट करता है एक्सप्लेन करता है किस तरह से ग्रेविटी काम करती है यूनिवर्स के स्मॉलेस्ट पार्टिकल पे। यूनिवर्स का सबसे छोटा पार्टिकल जो होता है उस पे किस तरह से ग्रेविटी काम करती है, ठीक है। अब देखिए रिसर्च के में देखने को मिला है कि जो डार्क मैटर पार्टिकल्स हैं वो कैन नीदर बी सुपर लाइट और सुपर हैवी अनलेस देयर इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट दैट इज येट अननोन। ये डार्क मैटर जो होते हैं ना वो सुपर लाइट हो सकते हैं ना वो सुपर हैवी हो सकते हैं, जब तक के लिए इन पे एक फोर्स ना एक्ट करे, और ये फोर्स जो एक्ट कर रहा है वो अभी तक अननोन है। रिसर्च से मदद मिल सकती है हमें ये पता लगाने में, भाई ये जो हमारा फोर्स है ये हमें जो नहीं पता है इसके बारे में और चीजें पता लगाने में मदद मिल सकती है। अब डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है ये 95% ऑफ यूनिवर्स में आपको देखने को मिलेगी, और रफली बताएं तो 27% जो डार्क मैटर है जिसे माना जाता है कि भाई यही जो है वो गैलेक्सीज को एक साथ जो है वो होल्ड करे हुए है, और बाकी का जो 68% यूनिवर्स है ये माना जाता है कि ये बना ही है डार्क एनर्जी से, जिसकी वजह से क्या है कि ये यूनिवर्स एक्सपैंड होता जा रहा है। आप जानते हैं ना एक्सपैंड हो रहा है, हर दिन यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। अब देखिए डार्क मैटर कंप्लीटली इनविजिबल है लाइट से और दूसरे फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, और इसी वजह से हम यहाँ पे इसके अंदर जो करंट इंस्ट्रूमेंट है उन्हें हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि ये इसका जो ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स हैं ये काफी जरूरी हैं एक्सप्लेन करने के लिए किस तरह से क्लस्टर्स जो गैलेक्सीज के हैं वो चलते हैं, और स्ट्रक्चर वगैरह जो भी है पूरे यूनिवर्स का एट द लार्जेस्ट स्केल। तो इसके जो भी भाई यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स हैं यही यहाँ पे जरूरी है और यही दिख जाते हैं, इसके लिए हम थोड़ा बहुत समझ जाते हैं। खैर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कहता है सैटर्न्स टिल्ट। अब ये क्या है सैटर्न्स टिल्ट? देखिए एक रिसर्चर की टीम ने रिपोर्ट करा कि जो सैटर्न है ना, सैटर्न प्लैनेट, सैटर्न का जो एक्सल टिल्ट है, ठीक है, इसे ये हुआ है बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सैटर्न्स मून एज दे माइग्रेट अवे फ्रॉम देयर होस्ट प्लैनेट। ये जो आपका इनके कहने के हिसाब से बात ये है कि जो ये एक्सल टिल्ट है सैटर्न का, ठीक है, ये किस वजह से हुआ है? ये जो ग्रेविटेशनल पुल हुआ है सैटर्न के मून का, ठीक है, क्योंकि भाई ये जो है अपने होस्ट प्लैनेट से जब दूर हटे तो यहाँ पे जो ये पुल हुआ इस वजह से सैटर्न थोड़ा सा ये अपने एक्सेस पे और टिल्ट हो गया, समझे? अच्छा उसके बाद इन्होंने ये भी प्रेडिक्ट करा है कि जो प्लैनेट है वो टिल्ट होता रहेगा आने वाले फ्यूचर में भी, है ना, और बिलियंस ऑफ ईयर्स तक ये टिल्ट होता रहेगा। सैटर्न आप जानते हैं 6 प्लैनेट है सन से, अगर हम ऐसे काउंट करते हैं तो 6 छठा प्लैनेट है और सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में, और ज्यादातर ये हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना हुआ है। सैटर्न की रिंग बहुत ही खूबसूरत है और ये मानी जाती हैं कि ये पीसेस हैं कुछ कॉमेट्स की, एस्ट्रॉइड्स की और कुछ शैटर्ड मून है ना, जो टूट गए होंगे भाई प्लैनेट पे आने से, प्लैनेट टूट गए होंगे उसके टुकड़े वगैरह हैं, और इन्हीं सबसे ये रिंग खूबसूरत सी बनी है, ठीक है।
और उसके बाद सैटर्न जो है ये प्लैनेट है जिसमें सबसे ज्यादा मून है, और टाइटन जिसकी वॉच आप पहनते हैं वो नाम जो है इसके एक मून से मिला है, क्योंकि ये टाइटन जो है वो सैटर्न का लार्जेस्ट मून है और एक सेकंड लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट है सोलर सिस्टम में। ऐसे ही आप बताइए जरा, जैसे आपने टाइटन, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता रही हूँ, अगर भाई आप ये बताइए कि रिलायंस क्या है? रिलायंस क्या है? क्या सिटी है, मून है, क्या है, क्या रिलायंस, ये नाम कहाँ से आया है? अगर पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर दसिएगा। उसके बाद देखिए सैटर्न की जो प्लैनेट्स हैं मैंने आपको बताया कि सबसे बड़े हैं, और यहाँ पे लार्जेस्ट मून जो है इसका सैटर्न, जिसका नाम है टाइटन। उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट है आपका सोलर सिस्टम में, वो है टाइटन। अब देखिए जुपिटर का जो मून है जिसका नाम है गैनीमीड, ये लार्जेस्ट है। ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट मैंने क्यों कहा कि भाई देखिए सेकेंड लार्जेस्ट जो नेचुरल सैटेलाइट है वो टाइटन है, और जो फर्स्ट लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट है वो जुपिटर का मून है जिसे हम लोग कहते हैं गैनीमीड। ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिए, GANYMEDE। अगर मैं प्रोनाउंस गलत कर रही हूँ तो उसके लिए माफी एडवांस में। खैर, इसका जो एक्सिस है, सैटर्न का जो एक्सिस है वो टिल्टेड है बाय 26.73 डिग्रीज विद रिस्पेक्ट टू इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन, विच इज सिमिलर टू अर्थ 23.5 डिग्री टिल्ट। ठीक है, हमारे पास 23.5 है और ये यहाँ पे इनके पास 26.73 है। इसका मतलब ये है कि अर्थ की तरह ही सैटर्न भी यहाँ पे सीजन्स एक्सपीरियंस करता होगा। भैया ये टिल्टनेट्स की वजह से जो यहाँ सीजन वगैरह आ रहे हैं ना, तो सैटर्न में भी हमें सीजन्स हो सकता है हो। और एस्ट्रोनॉमर्स ने प्रपोज करा है कि जो अर्थ का टिल्ट है वो क्यों है, वो उसके एनर्जेटिक कोलिजन्स की वजह से है, जो कि आपका बिटवीन द planetesimals which eventually coalesced to form planets। मतलब ये planetesimals क्या होता है? ऐसा ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे फॉर्म हुआ हो आपका डस्ट, रॉक या दूसरे मटेरियल से, और कोलेज का मतलब होता है जो एक साथ आए हैं, और ऐसे मटेरियल जब डस्ट वगैरह जो है आपका ये सारे जितने हैं रॉक्स वगैरह एक साथ आए हैं जिससे प्लैनेट्स बनाए। तो एस्ट्रोनॉमर्स ने क्या कहा है कि अर्थ का टिल्ट जो है वो एनर्जिक कोलिजन्स जो हुए हैं आपके प्लैनेटेसिमल्स के बीच में, और इसी की वजह से यहाँ पे इवेंचुअली जो है वो एक साथ आए हैं और ये प्लैनेट बना है। इस वजह से यहाँ पे ये टिल्ट हमारा ऐसा हो गया है। खैर, प्लैनेटेसिमल वन ऑफ द क्लास ऑफ बॉडीज है दैट आर थ्योराइज्ड टू हैव कोलिश्ड टू फॉर्म अर्थ। वही है ना, कह रहे हैं कि छोटे 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 जो यहाँ पे हैं और यही मिले हैं तो यहाँ पे अर्थ बना है, यही एक क्लास ऑफ बॉडी है। और कुछ दूसरे प्लैनेट्स जो हैं आफ्टर मतलब अर्थ भी बना है, दूसरे प्लैनेट्स भी इसी के थ्रू बने हैं आफ्टर कंसिडरिंग फ्रॉम कंसंट्रेशंस ऑफ डिफ्यूज मैटर अर्ली इन द हिस्ट्री ऑफ सोलर सिस्टम। वही वाली बात है कि छोटे 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 मैटर जो है वो एक साथ आए और ये हमारा अर्थ बना, और भी कई सारे प्लैनेट्स बने। ठीक है, अब मिशन टू सैटर्न की बात करें, इसी के अंदर भाई सैटर्न की बात हो रही है तो मिशन टू सैटर्न की भी बात कर लेते हैं। तो पायनियर 11 लॉन्च करा गया था नासा के द्वारा। ये पहला स्पेसक्राफ्ट था जो सैटर्न को बहुत क्लोजली पढ़ने के लिए गया था, और ये मिशन जो है वो 1995 में खत्म हो गया। उसके बाद आया वोयाजर 1 और 2 जिसे भी नासा ने लॉन्च करा, और ये किस लिए था कि हम क्लोजअप स्टडी करें जुपिटर की और सैटर्न की रिंग्स की, और उसके जो बड़े बड़े मून्स हैं दोनों ही प्लैनेट के उनकी। फिर तीसरा आया कैसिनी प्रोब। ठीक है, ये स्पेलिंग देख लीजिए जिनको नहीं पता है या फिर विजन आई सामने नहीं रखी है। कैसिनी प्रोब ये था भाई एक्सप्लोर करने के लिए सैटर्न की एटमॉस्फेयर कैसी है, उसकी रिंग कैसी है, मैग्नेटोस्फेयर कैसा है, मून्स कैसे हैं, और ये सक्सेसफुली इसने देखा गीजर्स वगैरह देखने को मिले हैं ना, जो गरम गरम निकलते हैं, गीजर्स वगैरह देखने को मिले सैटर्न के मून, सैटर्न के एक मून पे। मून का नाम था बच्चों एनिलेडस। ठीक है, एनिलेडस पे यहाँ पे कुछ गीजर्स देखने को मिले, और ये एविडेंस दिखाते हैं कि इसका जो मून है टाइटन, ये अर्थ की तरीके है, और सैटर्न की जो रिंग है वो एक्टिव है और डायनेमिक भी है। ठीक है, तो ये सारी बातें हुई। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बोलता है फिस्ट प्रोग्राम। तो फिस्ट प्रोग्राम क्या है समझते हैं। फिस्ट प्रोग्राम को लॉन्च करा गया था 2000 में, सन 2000 में, ताकि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत बनाएं। कैसे? इसको फंडिंग और फ्लेक्सिबिलिटी देके, पैसा और फ्लेक्सिबिलिटी दे दो, क्या नहीं मजबूत हो जाएगा। तो सपोर्ट जो है दिया गया था वो 5 सालों के लिए दिया गया था किसी भी पोस्ट ग्रेजुएट के कॉलेज को, या फिर डिपार्टमेंट, सेंटर, या फिर स्कूल
को किसी भी यूनिवर्सिटी के या एकेडमिक इंस्टीट्यूट के, ठीक है। ये माना जा रहा है भाई इट इज कंसिडर्ड फॉर ऑगमेंटेशन ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एंड रिसर्च फैसिलिटीज इन 4 एरियाज, ठीक है। 4 एरियाज में यहाँ पे इसको ध्यान में रखा गया था पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग में। पहला आपका बेसिक इक्विपमेंट, दूसरा आपका नेटवर्किंग एंड कॉम्प्यूटेशनल फैसिलिटी, तीसरा आपका रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर और आखिरी में मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट। तो इस फील्ड में यहाँ पे था। उसके बाद ये स्कीम जो है ये थी कि हम कैसे ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर और इम्प्रूव कर सकते हैं इन द डिपार्टमेंट एज अ होल एंड नॉट फॉर इंडिविजुअल फैकल्टी। मतलब हम पूरी डिपार्टमेंट, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट कैसे हम पूरा डिपार्टमेंट कैसे हम और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, सिर्फ एक फैकल्टी को नहीं, सिर्फ पूरे डिपार्टमेंट को कैसे मजबूत बनाए, यही इसका एम था। अब देखिए सरकार भी यहाँ पे प्लान करी है कि वो थोड़ा सा जो उनका आत्मनिर्भर भारत बनाने का हमारा सपना है उसे हम उसी तरफ बढ़े, और इसके लिए हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है ये हमें अच्छा करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ भाई एक्सपेरिमेंटल वर्क नहीं करना है, बट साथ ही साथ यहाँ पे हमें थियोरेटिकल वर्क, आपका आइडियाज, एंटरप्रेन्योरशिप सब में आगे बढ़ाना है। तो इससे क्या होगा, सब एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह, थियोरेटिकल वर्क, आइडियाज वगैरह सब एक साथ अच्छे आगे बढ़ेंगे तो नए नए सेटअप आएंगे, नई नई इंडस्ट्री आएगी, और इससे क्या होगा कि यहाँ पे इक्विपमेंट लेने की साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सेस पाएंगे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, ठीक है, पूरे ही कंट्री के अंदर, और एक्सपेरिमेंट करेंगे, टेस्ट करेंगे, ठीक है, जो भी इनको रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए चाहिए, सब कुछ ये अपने आप करेंगे। फिर बात आती है नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक बोलता है एविएशन इन्फ्लुएंजा, मतलब जिसे हम लोग बोलते हैं बर्ड फ्लू। अभी आया था, मुर्गा सस्ता हुआ ही नहीं। खैर सेंट्रल टीम ने यहाँ पे कुछ मतलब डिप्लॉय करी है टू विजिट द अफेक्टेड स्टेट्स ऑफ केरला, हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश। ये सेंट्रल टीम एक जाएगी, कहाँ जाएगी, केरला, मतलब गई है केरला, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, और यहाँ देखेगी कि आखिरकार कि क्या ये एपिडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करेगी, वहाँ पे क्या हुआ है, बर्ड फ्लू हुआ है तो वहाँ पे क्या है, इन्हीं जगहों पे क्योंकि ज़्यादा इफेक्ट हुआ है ना। अब देखिए बर्ड फ्लू को हम इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं। ये क्या है, ये एक वायरल डिजीज है, ठीक है, जो काफी फैलने वाला है, मतलब कॉन्टेजियस है, एंड ये एक चिड़िया से, मतलब एक बर्ड से दूसरी बर्ड में या एनिमल में फैल सकता है। अब देखिए माइग्रेटरी बर्ड जो होती हैं, जो माना जा रहा है कि सबसे ज्यादा यही रिस्पॉन्सिबल है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के ऑफ द वायरस इनटू इंडिया। अभी क्या कर रहा है कि जो हमारे यहाँ चिड़िया बाहर से आती हैं वही ये सब लेके कूड़ा करकट आती हैं और यहाँ पे इंडिया में फैला रही हैं। अब ये आपका अगर जो भी लोकल मूवमेंट होता है यहाँ की बर्ड्स का या पोल्ट्री का आपस में ही, तो इससे भी फैलता है। खैर ये किसकी वजह से होता है, ये इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस होता है, जो माना जाता है कि जनरली जो पोल्ट्री बर्ड्स होते थे, मुर्गा वगैरह, चिकन वगैरह, टर्की वगैरह, इनको अफेक्ट करती है। और जो एक्वेटिक बर्ड्स हैं वो प्राइमरी नेचुरल रिजर्वॉयर है ज्यादातर सब टाइप के इन्फ्लुएंजा ए वायरस के, ठीक है। जो इन्फ्लुएंजा ए वायरस का जो सब टाइप है, इसके ज्यादातर जो है वो आपको जो क्या कहते हैं कि भाई रिजर्व, जहां तक देखने को ये मिलेगा वो आपको एक्वेटिक बर्ड्स में, मतलब पानी में रहने वाली जो चिड़िया है उनमें मिलेगा। भाई देख डिपेंड करता है ऑन द ओरिजिन होस्ट। जो इन्फ्लुएंजा ए वायरस है इनको आप क्लासिफाई कर सकते हो एवियन इन्फ्लुएंजा में, जिसे हम लोग भाई कहते हैं H5N1, दूसरा है H9N2 वगैरह। उसके बाद एक आता है स्वाइन इन्फ्लुएंजा, जिसे हम लोग H1N1 वायरस बोलते हैं या फिर H3N2 बोलते हैं, और कुछ दूसरे टाइप ऑफ एनुअल इन्फ्लुएंजा वायरस भी होते हैं। अब देखिए इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस जो है इनको आप सब टाइप में कुछ क्लासिफाई कर सकते हो। इनके देखने को भाई देखिए जो भी डिफरेंट कॉम्बिनेशन होता है वायरस का, वायरस के सरफेस प्रोटीन का, आपने देखा होगा ना कोरोना में सरफेस प्रोटीन के बारे में काफी कुछ आपने पढ़ लिया होगा। तो जो सरफेस प्रोटीन का जो भी कॉम्बिनेशन होता है उस बेसिस पे यहाँ पे क्लासिफाई करा गया है कुछ इस इन्फ्लुएंजा ए टाइप वायरस को कुछ सब टाइप में, ठीक है। आपका जो भी है प्रोटीन के बेसिस पे, या फिर आप कह सकते हो ग्लूटेटिन के बेसिस पे, या फिर न्यूरामिनिडेज के बेसिस पे। सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन, अगर कुछ भी गलत हुआ हो तो कोई डॉक्टर वॉक्टर सुन रहा हो तो, ठीक है, न्यूरामिनिडेज के बेसिस पे, ठीक है, ठीक है। तो जो कॉम्बिनेशन है डिफरेंट वायरसेस के सरफेस प्रोटीन या एच ए या एन ए के, इन बेसिस पे यहाँ पे जो इन्फ्लुएंजा ए टाइप वायरस है इसे क्लासिफाई करा गया है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताती हूँ कि एक वायरस जिसके पास HA7 और साथ में NA9 प्रोटीन है, इसे आप एक सब टाइप कह सकते हो H7N1 का, H7N9 का, ठीक है, H7N9 का। अब देखिए ह्यूमन इन्फेक्शन
जो है वो प्राइमरी होते हैं डायरेक्ट अगर आप कांटेक्ट में आ गए किसी इन्फेक्टेड बर्ड के या फिर कंटामिनेटेड एनवायरनमेंट के जहाँ पे ऐसा वायरस फैला हुआ है। तो इसीलिए कहते हैं कि भाई मुर्गा मुर्गा मत खाओ तो वरना आपको फैल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 4 तरीके के ऐसे इन्फ्लुएंजा वायरस हैं। एक टाइप ए होता है, एक टाइप बी होता है, सी होता है और फिर डी होता है। अब जो इन्फ्लुएंजा ए टाइप वायरस है ये ह्यूमंस को इन्फेक्ट करता है और बहुत सारे डिफरेंट एनिमल्स को भी इन्फेक्ट करता है। ठीक है, जो एक नया तरीके का काफी डिफरेंट इन्फ्लुएंजा ए वायरस है, ठीक है, जो यहाँ पे इन्फेक्ट कर सकता है लोगों को भी, साथ में साथ जो है ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी हो सकता है। तो इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक भी फैल सकता है, समझे, ऐसी महामारी इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक भी फैल सकता है। फिर जो बी टाइप होता है, बी टाइप वायरसेस जो है वो ह्यूमंस के बीच में सर्कुलेट करते हैं। ठीक है, और ये सीजनल एपिडेमिक्स कॉज करते हैं, जैसे कि बर्ड फ्लू वगैरह नहीं कभी कभी हो जाता है, सीजनल जो है वहां पे आ गया, एपिडेमिक्स आ गया, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में किसी किसी सीजन में सबको हो गया। तो रीसेंट डेटा शो करता है कि भाई सील्स ऑल्सो कैन बी इन्फेक्टेड। उसके बाद इन्फ्लुएंजा टाइप सी वायरस जो होता है ये ह्यूमंस और पिग्स दोनों को ही इन्फेक्ट कर सकता है, बट जो इन्फेक्शन है वो जनरली काफी माइल्ड होते हैं और रेयरली होता, कोशिश मतलब बहुत ही कम होता है रिपोर्ट करे जाते हैं। उसके इन्फ्लुएंजा टाइप डी आता है। ऐसे वायरसेस जो है प्राइमरली अफेक्ट करते हैं कैटल को एंड ये मतलब नहीं जाने जाते हैं, इन्फेक्ट वगैरह नहीं करते हैं या फिर लोगों के अंदर इलनेस पैदा नहीं करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कहता है 20 ईयर्स ऑफ इंडियाज ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। ये क्या है समझते हैं। तो भाई देखिए हुआ क्या है कि ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी TKDL ये एक इंडियन डिजिटल नॉलेज रिपोजिटरी है आपका ट्रेडिशनल नॉलेज की, मतलब यहाँ पे डिजिटली हमने अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज को एक जगह स्टोर कर रखा है, स्पेशली जो हमारी नॉलेज इतिहास से चली आ रही है मेडिसिनल प्लांट्स में वगैरह के फील्ड में, और यहाँ पे इसको जो है एंड फॉर्मुलेशंस यूज इन इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन। और हमारे टाइम पे भाई इतिहास से जो हमारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं भाई उसकी नॉलेज हमें जो है वो, और साथ ही साथ हम किस तरह के फॉर्मूला को यूज करते थे भाई मेडिसिन बनाने के लिए, तो ये सारी की सारी नॉलेज जो है वो डिजिटली स्टोर्ड है और एक जगह पे उसे ये वो कहाँ पे स्टोर है, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी में। अब देखिए जो ट्रेडिशनल नॉलेज है ये ऐसी नॉलेज होती है, ऐसी स्किल्स होती हैं जो डेवलप या सस्टेन या पास होती हैं जनरेशन टू जनरेशन, मतलब हमारे पूर्वजों ने हमें दी है आज। ठीक है, और ये आप कह सकते हो किसी कल्चर का पार्ट भी हो सकती है या किसी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी का पार्ट भी हो सकती है कि इस कल्चर में ये चीज फॉलो करी जाती है। ठीक है, अब ये जो ट्रेडिशनल नॉलेज आपका ये जो डिजिटल लाइब्रेरी है, ठीक है, इसको इनिशिएट किया गया था 2001 में, और ये कोलैबोरेशन था काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड डेवलपमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ आयुष मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर। उसके बाद ये जो लाइब्रेरी है इसका डेटाबेस में कम से कम 3.9 लाख फॉर्मुलेशंस प्रैक्टिसेस हैं। ठीक है, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, आयुर्वेदा से, योगा से, सिद्धा से, यूनानी से और सोवा रिगपा से। ठीक है, ये डिजिटल फॉर्मेट में देखने को मिलते हैं, कुछ 5 लैंग्वेजेस में देखने को मिलते हैं। एक होती है इंग्लिश, दूसरी है जर्मन, फिर आती है फ्रेंच, फिर आता है जापानीज और आखिरी में स्पेनिश। इन लैंग्वेजेस में आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें क्या है कि भाई देखिए it seeks to prevent misappropriation of the country's traditional medicinal knowledge at international patent offices by preventing the granting of patents for products developed utilizing इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज। ठीक है, अब यहाँ पे ये रोकती है कि आप पेटेंट्स वगैरह नहीं सकते हो उन प्रोडक्ट्स के लिए जो कि डेवलप करे गए हैं, यूटिलाइज करे गए हैं इंडिया की ट्रेडिशनल नॉलेज से, तो उसका पेटेंट नहीं दे सकते हो। ये सब जो है ये जो है प्रोटेक्ट करती है, इस चीज को प्रिवेंट करती है। साथ में एक नॉन पेटेंट डेटाबेस सर्व करता है कि भाई हम आगे जो है वो मॉडर्न रिसर्च के लिए यहाँ पे काम करें, जो मॉडर्न रिसर्च बेस्ड है ट्रेडिशनल नॉलेज पे। कैसे, यहाँ पे जो इतनी नॉलेज है जो हमने एक तरह जगह पे भैया सब कुछ स्टोर कर रखी है, तो इसका एक्सेस पा लेंगे तो हम आगे के लिए बहुत अच्छी नॉलेज जो है पैदा कर सकते हैं। अब डेटाबेस अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ पेटेंट एग्जामिनर्स को। कैसे, यहाँ पे ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी के थ्रू। ठीक है, यही एक्सेस कर सकते हो, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट के थ्रू होता है ये, एक एग्रीमेंट होगा तभी होगा, और ये सिर्फ और सिर्फ एक पेटेंट एग्जामिनर्स को मिलेगा, ऐसे सबको डेटा नहीं दिया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक कहता है वेरियस अवार्ड्स अनाउंस्ड ऑन रिपब्लिक डे। तो कौन कौन से अवार्ड्स को अनाउंस करा गया है रिपब्लिक डे वाले दिन। पहला है पद्मा अवार्ड्स। तो आप जानते हैं पद्मा अवार्ड जो है वो हाईएस्ट सिविलियन जो है ऑनर है हमारे देश के अंदर, और इसे 1954 में क्रिएट किया गया था। ये आपको 3 कैटेगरीज में देखने को मिलेंगे। एक होते हैं बच्चों पद्म विभूषण, दूसरे होते हैं पद्म भूषण और आखिरी में होते हैं पद्मश्री। पद्म विभूषण जो होते हैं वो आपने एक्सेप्शनल या कोई एकदम डिस्टिंग्विश सर्विस दी हो नेशन को। पद्म भूषण जो होते हैं वो डिस्टिंग्विश सर्विस आपने ऑफ हायर ऑर्डर की हो,
और पद्मश्री जब दिया जाता है सिर्फ डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए। तो ऐसा कुछ अलग सा काम किया हुआ आपने। अब अवार्ड देखिए, कुछ इसमें टाइटल वगैरह आप इसको नहीं लगा सकते, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि पद्म भूषण से सम्मानित और ये वो, क्योंकि हम जानते हैं कि भाई टाइटल हमारे यहाँ जो है वो अबॉलिश है, ठीक है, क्योंकि ये आर्टिकल नंबर जो 18 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये अबॉलिश करता है कि आप कोई भी टाइटल नहीं लगा सकते अपने सरफिक्स या प्रीफिक्स पे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ अवार्ड्स एक साल में दिए जाते हैं पोस्ट थॉमस अवार्ड्स छोड़ के, मतलब मरणोपरांत अवार्ड को छोड़ के। एंड आप कहें कि भाई NRI फॉरेनर OCI, मतलब आपका इन सारे कार्ड होल्डर्स वगैरह के जो फॉरेनर्स वाले अवार्ड होते हैं या आपके मरणोपरांत वाले होते हैं, इन सबको एक्सक्लूड करके टोटल नंबर ऑफ अवार्ड दिए जाते हैं वो 120 से ऊपर नहीं होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो इसी के अंदर आता है वो अवार्ड दिए गए थे भाई गैलेंट्री अवार्ड्स। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस फर्स्ट 3 गैलेंट्री अवार्ड्स, जिसमें आपका परम वीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। कौन सा? परम वीर चक्र, महावीर चक्र और साथ में वीर चक्र, ठीक है। इनको इंडिपेंडेंस के बाद बनाया गया था सरकार के द्वारा 1950 में, ठीक है, 26 जनवरी 1950 में ये बनाया गया था। बाद में एक अशोक चक्र, समझिए बाद में कौन कौन से डाले गए, अशोक चक्र को बाद में डाला गया है, कृति चक्र को बाद में डाला गया है और शौर्य चक्र को भी बाद में डाला गया है। और ये सारे जो गैलेंट्री अवार्ड्स हैं इनको साल में 2 बार अनाउंस करा जाता है, एक तो रिपब्लिक डे वाले दिन और दूसरा इंडिपेंडेंस डे वाले दिन। अब ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस की बात करें तो पहले देखिए आप परम वीर चक्र आता है, उसके बाद फिर आपका अशोक चक्र को माना जाता है, उसके बाद महावीर चक्र को कहते हैं, उसके बाद कृति चक्र आता है, फिर वीर चक्र आता है और आखिरी में आता है शौर्य चक्र। इस साल बताऊं तो पहली दफा ऐसा हुआ है कारगिल कॉन्फ्लिक्ट जो कि 1999 में हुआ था, कारगिल वॉर, उसके बाद की बात है, पहली बार ऐसा हुआ है कि गैलेंट्री अवार्ड जो हैं वो वॉर लाइक एक्शन के लिए दिए गए हैं। अवार्ड्स को ऑनर किया गया है इंडियन सोल्जर्स को जिनकी जिंदगी जो है वो आपका चाइनीज ट्रूप से लड़ने में, गलवान वैली में जो लड़ाई हुई थी उनमें जिनकी मौतें हुई, उनको ये अवार्ड्स दिए गए। उसके बाद एक और अवार्ड था, वो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बल पुरस्कार। तो देखिए बल शक्ति पुरस्कार, जिसे हम लोग पहले नेशनल चाइल्ड अवार्ड फॉर एक्सेप्शनल अचीवमेंट बोलते थे, इसे बनाया गया था 1996 में। क्यों? कि हम उन बच्चों को रिकॉग्निशन दें जिन्होंने जिनके अंदर एक्सेप्शनल एबिलिटीज़ है और आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन्होंने करी है इनोवेशन की फील्ड में, स्कॉलस्टिक इसके अचीवमेंट्स करी है, या फिर कोई सोशल सर्विस अच्छी दिखाई है, या आर्ट्स एंड कल्चर या स्पोर्ट्स एंड ब्रेवरी में इन्होंने कुछ काम किया है। उसके बाद बाल कल्याण पुरस्कार, जिसे पहले कहते थे नेशनल चाइल्ड वेलफेयर अवार्ड, इन्हें 1979 में बनाया गया था और ये उनको दिया जाता है, रिकॉग्निशन दी जाती है जिन्होंने आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन आपका चाइल्ड डेवलपमेंट की फील्ड में किया हो, या चाइल्ड प्रोटेक्शन की फील्ड में किया हो, या चाइल्ड वेलफेयर की फील्ड में किया हो। और ये अवार्ड जो है वो 2 कैटेगरीज में दिए जाते हैं, एक होता है इंडिविजुअल और दूसरा होता है इंस्टीट्यूशन। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किसको अवार्ड ये मिलता है? ऐसा बच्चा जो इंडिया में पैदा हुआ हो, मतलब इंडियन सिटीजन हो, पैदा ना हुआ हो, सॉरी, इंडियन सिटीजन हो और इंडिया में रहता हो और इसकी उम्र 5 साल से ज्यादा हो और 18 साल से कम हो, तो ऐसे बच्चे को दिया जाता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है रीसा का, RISA। तो रीसा क्या है? ये एक हाथ से बुना हुआ कपड़ा है जिसे फीमेल अपर गारमेंट के तौर पे यहाँ पे यूज करती है। और कैसे कहती है इसे? हेड गियर, मतलब यहाँ सर पे ऐसे लगा लेती है। और ये कहाँ के लोग? त्रिपुरा की इंडिजिनियस कम्युनिटी है, त्रिपुरा में रहने वाले जो औरतें हैं इसे हेड गियर के तौर पे यहाँ पे यूज करते हैं। इसे यहाँ पे ब्रांड किया गया है अंडर द इंडियन हैंडलूम ब्रांड, और ये जो त्रिपुरा है यहाँ की आइडेंटिटी को, यहाँ पे सिग्नेचर इसका समझ लीजिए है, प्रेजेंट करता है वहाँ की आइडेंटिटी को, और इसीलिए इंडिया का हैंडलूम ब्रांड इसको यहाँ पे ब्रांडेड करा गया है। अब ट्रेडिशनल जो त्रिपुरी फीमेल हैं, जो उस समय भाई पुराने टाइम की जो त्रिपुरा में रहने वाली जो फीमेल्स हैं, उनका जो कपड़े हैं इसमें 3 तरह के पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। एक होता है रीसा, दूसरा होता है रिगनाई और तीसरा होता है रिकुतु। अब रिगनाई क्या है? ये प्राइमरी पहना जाता है एज ए लोअर गारमेंट,
और आप ये समझ सकते हैं ये इंडिजिनियस वैरायटी होती है सारी की, है ना, सारी समझ लीजिए वहां की जो है सारी हो गई है। और रितुकू क्या है, ये मेनली एक रैप के तौर पे, है ना, ब्लू आइज तेरी करती हिप्नोटाइज वो वाला रैप नहीं है ये, ना ही ये जो है पनीर रैप है, ये ओढ़ने वाला कह लो, रैप करने वाला कह लो, ये रैप है। या आप कह सकते हो एक चुनरी या पल्लू के तौर पे जो इंडियन साड़ी का होता है भाई, ये इस तरीके की होती है, इसे कहते हैं क्या, रितुकू। क्लियर है। और इस जो है पूरी पूरी सीरीज का लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, वो है आपका वनडियम, वनदियम, सॉरी वनदियम। तो ये पहली दफा ऐसा है प्रॉमिसिंग कंसंट्रेशन ऑफ वनदियम ये देखने को मिला है दीपो और तमांग मतलब अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ये वनदियम क्या होता है पहले समझते हैं। वनदियम एक प्योर फॉर्म है सॉफ्ट ग्रे और डक्टाइल एलिमेंट का। प्राइमरी ये निकाला जाता है माइंड आयरन ओर से, कार्बोनेशियस शेल से और फाइलिटस और स्टील स्लैग से। लार्जेस्ट डिपॉजिट अगर आप इसका देखोगे इस वानादियम का तो आपको चाइना में मिलेगा, उसके बाद फिर रशिया में मिलता है और ये साउथ अफ्रीका में मिलता है। ये अलॉयज होते हैं, मतलब दो या दो से ज्यादा यहाँ पे मिनरल होगा ना उसका मिक्सचर है, तो अलॉयज होते हैं और ये यहाँ पे ड्यूरेबल होते हैं एक्सट्रीम टेम्परेचर में और एनवायरनमेंट में, बहुत ही हाई टेम्परेचर तक भी ये चल जाते हैं। और ये कोरोजन रेजिस्टेंट होते हैं, इनमें जंग वगैरह नहीं लगती, इसलिए इनको स्टील जो है में यूज किया जाता है और वैनेडियम रिडॉक्स बैटरीज वगैरह में भी यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा ये जनवरी मंथ के पूरे हो गए करंट अफेयर्स कंप्लीट। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट with your friends, subscribe your channel Sapphires, and if you want to follow me on any of the social media platform, link is in the description. Along with this, if you want to watch these videos on Facebook, just like the page Sapphires and watch these videos there. And if you want to join my membership and enjoy the various perks, just press the join button and enjoy the various perks. Thank you so much for discussion. Have a wonderful day ahead. Take care.